जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो केवल जमीन और इंसान ही नहीं बंटे थे, पानी भी बंट गया था। वो पानी जो सदियों से हिमालय की गोद से निकलकर पंजाब की धरती को सींचता आया था। लेकिन अब इन धाराओं को सरहदों में बांटने की बारी थी। सिंधु नदी प्रणाली। भारत की नसों में बहता जल, भारत और पाकिस्तान के बीच जो नदी प्रणाली बहती है उसे सिंधु नदी प्रणाली कहा जाता है। इसमें 6 मुख्य नदियां हैं: सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। इनमें से 5 नदियां प्राचीन काल से पंजाब, जिसका अर्थ ही होता है 5 नदियों की भूमि, को जीवन देती आ रही हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इन 6 में से सभी नदियों का उद्गम स्थल भारत में है और फिर वे पाकिस्तान की ओर बहती हैं। बंटवारे के बाद पानी की राजनीति का आरंभ साल 1947 में जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए तो एक नई सीमा बनी। लेकिन नदी तो पुरानी ही थी, उसकी धाराएं उस सीमा को नहीं मानती थीं। बंटवारे के बाद पहली बार पाकिस्तान को एहसास हुआ कि उसका पानी भारत के नियंत्रण में है। साल 1948 में भारत ने एक जल परियोजना के अंतर्गत कुछ जल का प्रवाह रोका और पाकिस्तान में तुरंत हड़कंप मच गया। यह पहली बार था जब पाकिस्तान को लगा कि उसका अस्तित्व सिर्फ राजनीति पर नहीं, पानी पर भी टिका हुआ है। विश्व बैंक की मध्यस्थता और संधि का जन्म पानी के इस तनाव को देखते हुए विश्व बैंक ने पहल की और भारत पाकिस्तान के बीच एक दीर्घकालिक समाधान निकालने की कोशिश की। करीब 12 वर्षों तक बातचीत चली और आखिरकार 1960 में पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान और भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर हुए। मध्यस्थ विश्व बैंक। यह संधि अपने आप में एक अद्वितीय वैश्विक उदाहरण थी, क्योंकि यह उस समय बनी जब दोनों देशों के बीच भरोसा लगभग न के बराबर था। संधि की मुख्य बातें। किसे क्या मिला? इस संधि के तहत 6 नदियों को 2 भागों में बांटा गया। पूर्वी नदियां रावी, ब्यास, सतलुज, इन पर भारत को पूर्ण अधिकार मिला। भारत इन नदियों का जल अपने अनुसार इस्तेमाल कर सकता है, सिंचाई, विद्युत उत्पादन या औद्योगिक उपयोग के लिए। पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम, चिनाब, इन पर पाकिस्तान को प्राथमिकता का अधिकार मिला। भारत इन नदियों पर बांध या जल विद्युत परियोजनाएं बना सकता है, लेकिन वह पानी को रोक नहीं सकता, यानी प्रवाह बाधित नहीं होना चाहिए। यह समझौता भारत की उदारता को भी दर्शाता है, क्योंकि पश्चिमी नदियां पानी के हिसाब से अधिक समृद्ध थीं और फिर भी उन्हें पाकिस्तान को सौंपा गया। विश्व में अद्वितीय उदाहरण। सिंधु जल समझौता आज तक विश्व की सबसे लंबी चलने वाली जल संधियों में से एक है। तकरीबन 65 वर्षों से अधिक समय तक यह संधि दोनों देशों के बीच युद्धों और तनावों के बावजूद बनी रही। भारत और पाकिस्तान के बीच 3 बार युद्ध हो चुका, 1965, 1971 और 1999 में, लेकिन इस संधि को कभी तोड़ा नहीं गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि पाकिस्तान के कुल जल संसाधनों का लगभग 80% हिस्सा इसी सिंधु प्रणाली से आता है। यानी अगर यह जल बंद हो जाए तो पाकिस्तान की कृषि, पेयजल, उद्योग, ऊर्जा उत्पादन सब कुछ प्रभावित हो सकता है। लेकिन जब आतंक की धाराएं बहने लगें तो क्या पानी की धाराएं भी अपना रास्ता बदल सकती हैं? क्या एक संधि जो दशकों तक दोनों देशों को जोड़े रखी अब टूटने वाली है? भाग 2 में जानिए क्यों भारत ने बदला अपना रुख। कभी कभी किसी वचन की असली कीमत तब सामने आती है जब उसका इस्तेमाल एक पक्ष करता है और दूसरा उसका सम्मान नहीं करता। भारत ने सिंधु जल समझौते का पालन किया हर परिस्थिति में, लेकिन बदले में उसे क्या मिला? पाकिस्तान की दोहरी नीति। पिछले कुछ दशकों में पाकिस्तान ने एक ओर वैश्विक मंचों पर शांति की बातें की तो दूसरी ओर भारत के विरुद्ध आतंकवाद का समर्थन जारी रखा। साल 2001 भारतीय संसद पर हमला। साल 2008 मुंबई हमला, जिसमें पाकिस्तान से प्रशिक्षित आतंकियों ने करीब 170 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। साल 2016 उरी हमला, सेना के अड्डे पर आतंकी हमला। साल 2019 पुलवामा हमला, जिसमें 40 से अधिक सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए। हर बार पाकिस्तान ने इन हमलों से पल्ला झाड़ा, लेकिन भारत के भीतर गुस्सा बढ़ता रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्पष्ट संदेश। उरी हमले के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐतिहासिक बयान दिया, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते।
यह केवल एक वाक्य नहीं था, यह एक नीति संकेत था। भारत पहली बार खुले रूप में यह कह रहा था कि अब पाकिस्तान के साथ जल संबंध भी आतंकवाद के संदर्भ में देखे जाएंगे। जल परियोजनाओं पर तेजी। इसके बाद भारत ने 3 मोर्चों पर काम शुरू किया। नए जल विद्युत परियोजनाएं। किशन गंगा परियोजना जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर, इसकी क्षमता है 300 मेगावाट। रैटल परियोजना चिनाब नदी पर, कुल क्षमता 855 मेगावाट। अन्य छोटे प्रोजेक्ट जैसे पाकलडुल, सांबलकोट और बगलिहार को भी गति दी गई। विकल्प की समीक्षा। क्या सिंधु संधि को खत्म किया जा सकता है? भारत ने विदेश मंत्रालय के माध्यम से इसकी कानूनी समीक्षा शुरू की। क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून भारत को इस संधि को रद्द करने की अनुमति देता है? विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय निकायों को चुनौती। भारत ने साल 2023 में विश्व बैंक को पत्र लिखकर कहा कि वह अपने दायित्वों का पालन नहीं कर रहा। भारत ने स्पष्ट किया कि वह समझौते की मध्यस्थता प्रणाली से असंतुष्ट है। 2025 भारत ने लिया निर्णायक फैसला। जून 2025 में भारत ने विश्व बैंक और पाकिस्तान को एक आधिकारिक नोट भेजा, जिसमें कहा गया, भारत अब सिंधु जल समझौते को पुरानी स्थिति में बहाल नहीं करेगा। पाकिस्तान के निरंतर शत्रुतापूर्ण रवैये और आतंक के समर्थन को देखते हुए भारत अब इस संधि के पालन को बाध्य नहीं मानता। भारत के जल शक्ति मंत्रालय ने संसद में रिपोर्ट दी कि सिंधु जल का करीब 70 से 75% हिस्सा अब भी पाकिस्तान को जा रहा है। नीति आयोग और जल नीति विशेषज्ञों ने कहा, पाकिस्तान को फ्री में पानी देना जब वह बदले में आतंक देता है, यह नीति अब बदलनी चाहिए। पानी, जिसे भारत ने दशकों तक एक दोस्ती की धारा मानकर बहाया था, अब राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रश्न बन गया है। भारत का यह फैसला क्या दर्शाता है? यह एक सॉफ्ट प्रेशर टूल की तरह देखा जा रहा है, जहां युद्ध की जगह जल कूटनीति का प्रयोग किया जा रहा है। यह रणनीति पाकिस्तान को बातचीत की मेज पर लाने का प्रयास भी हो सकती है। भारत अब कह रहा है कि पाकिस्तान के साथ हर रिश्ते की समीक्षा जरूरी है, चाहे वह व्यापार हो, क्रिकेट हो या पानी। और पानी अब केवल जीवन नहीं, रणनीतिक शक्ति बन चुका है। पाकिस्तान अब भारत पर भरोसा नहीं कर सकता, लेकिन शायद उसे अब अपने आप पर भरोसा करना सीखना होगा। अगला भाग, पाकिस्तान की जल आर्थिकी पर मंडराता संकट। कल्पना कीजिए, एक ऐसा देश जिसकी आधी से ज्यादा जनता खेती पर निर्भर हो, और उस खेती की हर बूंद पानी पर, और वो पानी किसी और देश के हाथ में हो। जब भारत के फैसले के बाद पाकिस्तान में हड़कंप जैसे ही भारत ने जून 2025 में सिंधु जल समझौते की बहाली से इनकार किया, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से लेकर सिंध प्रांत के सूखे खेतों तक हर जगह अशांति की लहर दौड़ गई। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने इसे एक तरफा और खतरनाक कदम बताया। पाकिस्तान ने तुरंत संयुक्त राष्ट्र, इस्लामी सहयोग संगठन OIC और चीन को इस मामले में हस्तक्षेप करने को कहा। पानी पर निर्भर पाकिस्तान की हकीकत, पानी की निर्भरता का आंकड़ा। पाकिस्तान की करीब 80% कृषि यानी गेहूं, चावल, गन्ना, कपास, सभी फसलों की सिंचाई सिंधु, झेलम और चिनाब जैसी नदियों से होती है। पानी का कुल प्रवाह लगभग 300 अरब घन मीटर में से 250 अरब घन मीटर यानी करीब 83% इन पश्चिमी नदियों से आता है। पीने के पानी की स्थिति, कराची, लाहौर और इस्लामाबाद जैसे शहरों में करीब 60% पेयजल स्रोत सिंधु प्रणाली पर आधारित हैं। अगर जल प्रवाह कम होता है तो लाखों लोगों को पीने के लिए पानी की भारी कमी का सामना करना पड़ेगा। मंगला और तरबेला डैम अब सिर्फ नाम रह गए हैं। एक समय था जब मंगला और तरबेला जैसे डैम पाकिस्तान की ऊर्जा और जीवन का स्रोत थे, और अब वही डैम सूखी तली के प्रतीक बनते जा रहे हैं। तरबेला डैम, जो झेलम और सिंधु के संगम पर बना है, जून 2025 में डेड लेवल तक पहुंच गया, यानी अब वह जल संग्रहण की स्थिति में नहीं है। मंगला डैम, इसकी जल धारण क्षमता पहले करीब 7 अरब घन मीटर थी, लेकिन अब 2.5 अरब घन मीटर से भी कम रह गई है। ऊर्जा संकट, जब पानी नहीं तो बिजली नहीं। पाकिस्तान की करीब 30% बिजली जल विद्युत हाइड्रो पावर से आती है। सिंधु प्रणाली के जल पर आधारित टरबाइन अब बंद होने की कगार पर हैं। जून 2025 में पाकिस्तान के 3 बड़े जल विद्युत संयंत्रों में
करीब 70% उत्पादन गिर चुका था। नतीजा, लाहौर और कराची में 12 से 14 घंटे तक की बिजली कटौती। औद्योगिक उत्पादन घटा, बेरोजगारी और महंगाई ने नया रिकॉर्ड छुआ। कृषि संकट, अन्न के बिना जीवन। पंजाब और सिंध में गेहूं की बुवाई क्षेत्र घटकर 30% कम हो गई। चावल, जिसे पाकिस्तान बड़े पैमाने पर निर्यात करता है, अब पानी की कमी के कारण घटता जा रहा है। किसानों के पास अब सिर्फ 2 ही विकल्प हैं, या तो महंगे ट्यूबवेल लगाओ या खेती छोड़ दो। पाकिस्तान किसान महासंघ के अध्यक्ष राजनीतिक और सामाजिक अस्थिरता, पानी जब छीनता है तो वह सिर्फ फसल नहीं, भरोसा भी छीन लेता है। पाकिस्तान के आंतरिक प्रांतों में बगावत और जल आंदोलन तेज हो गए हैं। सिंध और बलूचिस्तान में लोग कह रहे हैं, पानी का हक हमें दो, वरना आजादी चाहिए। इस्लामाबाद में सरकार विरोधी प्रदर्शनों में सबसे बड़ा नारा बना, पानी दो या सत्ता छोड़ो। बो और सबों से बीते बनशे नाटा। पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय दौड़ धूप। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मामला उठाया। चीन, जो पाकिस्तान का रणनीतिक साझेदार है, उसने कहा भारत और पाकिस्तान को आपसी संवाद से समाधान निकालना चाहिए, यानी उसने सीधा समर्थन नहीं किया। अमेरिका और ब्रिटेन ने भी तटस्थ रुख अपनाया। पानी की एक एक बूंद अब पाकिस्तान के लिए जीवन की उम्मीद नहीं, बल्कि भविष्य की शर्त बन चुकी है। भारत ने न तो युद्ध किया, न मिसाइल चलाई, लेकिन जल प्रवाह की दिशा मोड़ दी। और शायद यही आधुनिक भू राजनीति की सबसे चुपचाप लेकिन सबसे घातक चाल है। पाकिस्तान अब एक ऐसे दौर में प्रवेश कर चुका है जहां वह केवल भारत से नहीं, बल्कि अपने ही भविष्य से जूझ रहा है। जल संकट, कृषि संकट, बिजली संकट और सामाजिक अस्थिरता, ये अब अलग अलग मुद्दे नहीं, बल्कि एक दूसरे से जुड़ी हुई एक सुनामी बन चुके हैं। क्या भारत का सिंधु जल समझौते को न बहाल करना अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, या यह उसका वैध अधिकार है? सिंधु जल समझौते की कानूनी नींव समझौता 1960 में हुआ, 3 हस्ताक्षरों से, भारत, पाकिस्तान और विश्व बैंक। इसमें यह स्पष्ट है कि भारत 3 पूर्वी नदियों का पूर्ण स्वामी है और 3 पश्चिमी नदियों पर सीमित लेकिन वैध निर्माण कर सकता है, बिना प्रवाह रोके। भारत के पास क्या विकल्प हैं? भारत संधि को पूर्णतः रद्द नहीं कर सकता जब तक कोई बड़ा उल्लंघन न हो, लेकिन वह इसे समीक्षा या संशोधन के लिए बाध्य कर सकता है, विशेषकर अगर दूसरा पक्ष आतंकवाद को समर्थन देता हो या अंतर्राष्ट्रीय शांति भंग करता हो। साल 2023 में भारत ने आधिकारिक तौर पर संधि की समीक्षा की मांग की थी। विश्व बैंक की भूमिका। विश्व बैंक इस संधि का गारंटर है, लेकिन न्यायिक शक्ति नहीं रखता। भारत ने कहा कि वह बैंक की निष्क्रियता से असंतुष्ट है और अब अपने हितों की रक्षा खुद करेगा। विशेषज्ञों की राय। अंतर्राष्ट्रीय जल कानून विशेषज्ञों के अनुसार अगर सुरक्षा, आतंक और राष्ट्रहित का प्रश्न हो तो भारत को संधि की व्याख्या और पुनर्निर्माण का अधिकार है। भारत का यह फैसला कानूनी रूप से भले ही विवादास्पद हो, लेकिन पूर्णतः अवैध नहीं कहा जा सकता। यह एक भू राजनीतिक दायरे में खड़ा निर्णय है, जहां कानून और कूटनीति की सीमाएं अक्सर एक दूसरे में घुल जाती हैं। कभी कभी एक देश का भविष्य आंकड़ों में छिपा होता है, और अगर वो आंकड़े डरा दें तो आने वाला कल बदल सकता है। पाकिस्तान की जल निर्भरता केवल शब्द नहीं, आंकड़ों की सच्चाई। पाकिस्तान की करीब 83% सिंचाई व्यवस्था सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों पर आधारित है। सिंधु प्रणाली से पाकिस्तान को हर साल लगभग 250 अरब घन मीटर जल मिलता है। अगर भारत सिर्फ 5 से 7% जल रोके तो भी पाकिस्तान के डैम सूख सकते हैं। जल संग्रहण संकट। डैम लगभग मृत स्तर पर। तरबेला डैम जून 2025 में डेड लेवल तक पहुंच गया। मंगला डैम अपनी क्षमता से लगभग 30% नीचे। अब ये डैम सिर्फ दीवारें हैं जिनमें पानी कम और चिंता ज्यादा भरी है। ऊर्जा और उत्पादन पर असर। जल विद्युत से मिलने वाली पाकिस्तान की कुल बिजली का करीब 30% हिस्सा सिंधु प्रणाली से आता है। जून 2025 में इस उत्पादन में लगभग 70% की गिरावट दर्ज की गई। कृषि पर गिरता प्रहार। गेहूं, चावल, गन्ना, ये सभी फसलें जल पर निर्भर हैं। गेहूं की बुवाई का क्षेत्र घटकर 30% कम हो गया है। धान की खेती में लगभग 40% गिरावट। वैकल्पिक उपाय, लेकिन महंगे और अस्थायी। डिसैलिनेशन प्लांट्स, समुद्री जल शुद्धिकरण, बेहद महंगे और सीमित। ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन,
भूमिगत जल खींचना पहले ही खतरनाक स्तर पर है। जब आंकड़े डराने लगें तब नीतियां बदलनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के पास अब न नीति है, न समय और न ही पानी। जब दो पड़ोसी देश आपस में उलझते हैं तो दुनिया सिर्फ देखती नहीं, कुछ बोलती भी है। लेकिन इस बार मामला पानी का था और चुप्पी ज्यादा दिखी। संयुक्त राष्ट्र तटस्थ लेकिन सतर्क पाकिस्तान ने जून 2025 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपील की। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने प्रतिक्रिया दी। भारत और पाकिस्तान को इस मुद्दे को शांतिपूर्ण संवाद से हल करना चाहिए, यानी कोई सीधा हस्तक्षेप नहीं, सिर्फ आश्वासन और सलाह। चीन, रणनीतिक चुप्पी। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि चीन खुलेआम भारत का विरोध करेगा, लेकिन चीन ने बयान दिया, हम दोनों देशों से संयम और बातचीत की अपील करते हैं। दो चीन के लिए CPEC, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, जरूरी है, लेकिन भारत से आर्थिक संबंध भी अब अनदेखे नहीं। अमेरिका, संतुलन का खेल। अमेरिका ने बयान दिया कि वह स्थिति पर नजर रखे हुए है कि उसने भी संधि को पुनर्जीवित करने की बजाय भारत की चिंताओं को स्वीकार्य माना। रूस, शांत लेकिन भारत के करीब। रूस ने कोई औपचारिक बयान नहीं दिया, लेकिन कूटनीतिक हलकों में संकेत दिए कि भारत को अपनी सुरक्षा प्राथमिकताओं का पूरा अधिकार है। OIC और मुस्लिम देशों की भूमिका। पाकिस्तान ने मुस्लिम देशों से समर्थन मांगा, लेकिन सऊदी अरब, UAE और कतर ने आंतरिक रूप से भारत से व्यापारिक संबंधों को प्राथमिकता दी। OIC ने एक औपचारिक लेकिन प्रभावहीन बयान जारी किया। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि दुनिया उसकी प्यास देखेगी, लेकिन दुनिया ने कूटनीति का चश्मा पहना हुआ था। भारत ने जो फैसला लिया उस पर वैश्विक स्तर पर कोई सीधा विरोध नहीं हुआ। पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अकेलापन महसूस होने लगा। भारत की रणनीति कानून, कूटनीति और नियंत्रण तीनों के मेल से काम कर रही थी। पानी की एक बूंद अगर समय पर ना मिले तो वो फसल नहीं उगाती, और अगर कई करोड़ लोगों को बूंद न मिले तो एक मुल्क नहीं टिकता। कृषि व्यवस्था का पतन। पाकिस्तान की करीब 80% ग्रामीण आबादी खेती से जुड़ी है। पानी की कमी से खेती छोड़ने वालों की संख्या बढ़ रही है। इससे शहरी पलायन, बेरोजगारी और खाद्य संकट और भी गहराएगा। ऊर्जा संकट की श्रृंखला। जल विद्युत उत्पादन गिरने से कारखाने बंद, बिजली महंगी और बिजली कटौती आम हो जाएगी। इससे आर्थिक ग्रोथ रुक जाएगी और IMF पर निर्भरता बढ़ेगी। सामाजिक और राजनीतिक उथल पुथल। जल संकट से जनाक्रोश बढ़ेगा। सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जैसे सीमांत प्रांतों में अलगाववाद और आंदोलन तेज होंगे। इससे पाकिस्तान की संघीय व्यवस्था कमजोर हो सकती है। स्वास्थ्य और पेयजल संकट। दूषित जल और कम पानी से बीमारियां फैलेंगी, खासकर ग्रामीण इलाकों में। बच्चों में कुपोषण, जलजनित रोग और शिशु मृत्यु दर में वृद्धि होगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि धूमिल। पाकिस्तान को जल संकट वाला देश माना जाने लगेगा। विदेशी निवेशकों का विश्वास कम होगा और नवीन जल तकनीक निवेश भी मुश्किल होगा। जब कोई देश अपने संसाधनों की रक्षा नहीं कर पाता तो उसकी सीमाएं हथियार से नहीं, प्यास से टूटती हैं। भारत ने कोई युद्ध नहीं किया, लेकिन जल नीति के जरिए पाकिस्तान को मोर्चे पर ला खड़ा किया है। पाकिस्तान को अब 3 विकल्पों पर सोचना होगा। भारत से कूटनीतिक संवाद बहाल करे, अपने जल संसाधनों का स्वदेशीकरण करे, जनता को जल संकट के लिए तैयार करे। क्या भारत सिर्फ पाकिस्तान को सबक सिखा रहा है या कोई बड़ी रणनीति खेल रहा है जो आने वाले दशकों का भविष्य तय करेगी? जी, भारत की जल नीति में बदलाव। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने जल को सिर्फ संसाधन नहीं, रणनीतिक संपत्ति के रूप में देखना शुरू किया है। सिंधु जल समझौता अब भारत के लिए कूटनीति का हथियार बन चुका है, और यह संकेत है कि आतंकवाद, व्यापार और अब पानी, सब कुछ अब आपस में जुड़ा है। पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। अब नीति बन चुका है। यह नारा अब सिर्फ बयान नहीं, नीति का मूल है। भारत ने दिखाया है कि वह अंतर्राष्ट्रीय नियमों का सम्मान करता है, लेकिन अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करता। लंबी रणनीति या अस्थायी दबाव? अस्थायी दबाव। पाकिस्तान को बातचीत की मेज पर लाना, आतंकवाद पर नकेल कसवाना। स्थायी जल परिवर्तन नीति। पाकिस्तान को सिंधु प्रणाली के हिस्से को धीरे धीरे कम करने की रणनीति। खुद के हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को तेजी से आगे बढ़ाना। विशेषज्ञों के अनुसार भारत दूसरे विकल्प पर लंबी योजना के तहत आगे बढ़ रहा है। भारत को क्या मिला? वैश्विक समर्थन। कोई देश भारत के निर्णय का खुला विरोध नहीं कर पाया,
आंतरिक राजनीतिक समर्थन। भारतीय जनता का बड़ा वर्ग इस फैसले के साथ खड़ा दिखा। रणनीतिक लाभ। पाकिस्तान पर बिना गोली चलाए दबाव बना। यह पानी की कहानी नहीं, यह भविष्य की राजनीति की शुरुआत है, जहां हथियारों से नहीं बल्कि नदी की धारा से राष्ट्रों की दिशा तय होगी। सिंधु जल समझौता अब केवल एक संधि नहीं बल्कि एक चेतावनी बन चुका है। पाकिस्तान के लिए यह संकट है, लेकिन भारत के लिए यह रणनीतिक जीत है। इस जल युद्ध में कोई विस्फोट नहीं हुआ, लेकिन नतीजे किसी युद्ध से कम नहीं हैं।